हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है और 99.99% लाइट रिफ्लेक्ट होती है। लॉस बहुत ज़्यादा कम होता है एनर्जी का। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। तो इस चीज़ के बहुत फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो हमें अभी इसको देखना है। ठीक है, चलो इजी से स्टार्ट करते हैं जो हर बुक में जनरली मिलते हैं। नंबर 1, पहली एप्लीकेशन क्या आती है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। आपने देखा है डायमंड है, सुना होगा बहुत हार्ड होता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 2.4 होता है। इसकी वजह से क्रिटिकल एंगल जो फॉर्मूला होता है sin c1/n ये आता है 24.4, काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं डायमंड कटर, सुना होगा। डायमंड कटर हीरे को तराशने वाला, हीरे को काटने वाला। तो डायमंड कटर जो है, डायमंड को जो काटने वाले लोग हैं वो इस क्रिटिकल एंगल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, डायमंड हीरे को जब तराशा जाता है, सुना होगा ना आपने, हीरे को तराशा गया। ये एग्जाम्पल लिया जाता है, किसी बच्चे को मॉडिफाई करना है, दिखा रहे हैं हीरे की तरह तराश दिया। तो डायमंड कटर हीरे की कटिंग इस टाइप से करते हैं कि जब भी उसके ऊपर लाइट गिरेगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तो टीआईआर हो जाएगा। तो जैसे ही एक लाइट उसके अंदर एंटर करेगी उसके हर फेस से बार बार उसका टीआईआर होता रहेगा और वो आपको ग्लो करता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि लाइट जब एक बार एंटर करती है तो बार बार उसके अंदर ही टकराती रहती है, बाहर नहीं आती जब तक उसकी लाइट सारी एब्जॉर्ब ना हो जाए। दूसरा, जो डायमंड कटर होते हैं, हीरे को काटने वाले होते हैं, वो क्रिटिकल एंगल का यूज करते हैं। हर फेस को इस टाइप से काटते हैं कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल से ज़्यादा हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड बहुत आसान सी थी, सीधी सी बात है। अब देखो दूसरी एप्लीकेशन आती है शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर। आपने देखा होगा, मान लो कोई कंटेनर है, इसमें कोई बबल है एयर का, वो शाइन करता है क्योंकि जब कोई रे ऑफ लाइट इसके अंदर एंटर करती है, यहाँ पे वाटर से, डेंसर मीडियम से बबल भी टकराएगी तो रेयर की तरफ जा रही है। अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा है तो इसका टीआईआर हो जाएगा, और टीआईआर अगर हो जाएगा इसका मतलब ये शाइन करता हुआ दिखाई देगा, जैसे उसके अंदर हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात, लाइट टकरा के वापस आ रही है इसके अंदर से, ठीक है। बात समझ में आ गई। जनरली किसी किसी बुक में आपको ये कंसेप्ट मिल जाता है, क्लियर, बात समझ आ गई। शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, तीसरी एप्लीकेशन। छोटी छोटी बातें हैं, वैसे वैसे आपको आनी चाहिए, सीबीएसई में पूछ लेते हैं कई बार। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की अगर बात करें तो इसमें हम राइट एंगल प्रिज्म यूज करेंगे सबसे पहले। ये इस टाइप से है कि इसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो लाइट 90 के एंगल से डेविएट हो सकती है, 180 से हो सकती है, या 0 एंगल से हो सकती है। ये टीआईआर के ऊपर बेस्ड है। कैसे, आपको पता है जब एक लाइट रे ऐसे जाएगी तो क्या होगा। पहली बात, इस केस में आई अगर 0 है तो आर भी 0 होगा, रिफ्रैक्शन साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। आई 0 आर 0 सीधी निकल जाएगी। इसके बाद ये इसका नॉर्मल, ठीक है। और जनरली ग्लास का बना होता है, ये किसका बना होता है, ग्लास का। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, या ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सीधा बात करें 42, पता है आप लोगों को। और ये एंगल अगर मान लो 45 है तो ये भी 45, और ये 45 तो ये भी 45। क्यों, क्योंकि कोई दो लाइनों में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर में, इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये। अरे बोलो, देखो भाई ये ऐसे था तो इस लाइन और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ऐसे, तो ये एंगल आया ना 45। इन दोनों लाइन में से इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो दो लाइनों में जो एंगल था उनके परपेंडिकुलर में वही एंगल होगा, ये हो गया। तो 45 42 से ज़्यादा है, टीआईआर होगा।
और लाइट ऐसे बाहर, क्योंकि यहाँ पे आई अगर 0 तो आर भी 0। तो लाइट कितने एंगल से डेविएट हुई? 90 से। डेविएशन बाई 90 डिग्री। लाइट डेविएट कर दो, लाइट डेविएट बाई 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म, लाइट ऐसे गई ऐसे आ गई। हम एक रे और ले सकते, जो समझाने के लिए बताया था मैंने, ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से ये रे वापस क्लियर बना सकते हैं। तो 90 डिग्री से ऐसे होता है। अच्छा चलो अब देखते हैं भाई 180 से कैसे होगा। समझने की कोशिश करो, चीज़ें वही हैं। फर्स्ट मैंने आपको अच्छे समझाया। मान लो प्रिज्म हमने ऐसे लिया, ये ले लिया हमने, तो मान लो इसके अंदर एक रे ऐसे गई, ठीक है, ये एंगल 90 है। तो अगर यहाँ पे ये जो नॉर्मल है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा है, आई ग्रेटर देन सी, तो लाइट यहाँ मुड़ेगी। और अगर इस केस में भी आई सी से ज़्यादा है तो लाइट फिर से मुड़ेगी। तो गई तो वापस आ गई, जैसे गई वैसे वापस आई, इसका मतलब 180 डिग्री। लाइट डेविएट बाई 180 डिग्री, वापस आ गई। और इसके साथ साथ अगर मैं एक और ले लूँ तो ये यहाँ से यहाँ टकरा के आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। इसी टाइप से अगर इसी प्रिज्म को ऐसे बनाया जाए, ये रख दिया हमने, अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो यहाँ देखो, एक और एक 2 रे ले लिया हमने, ये रे ऐसे, ये रे ऐसे। बात समझ में आई? ये ऐसे टकराएगी और ये ऐसे टकराएगी, ये ऐसे चली गई। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा है तो इस केस में थीटा 0, डेविएट विदाउट डेविएशन, सीधी निकल गई। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो ऐसे कर दिया हमने इसको, ये तो ये ऐसे हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ गई आपको? तो एनसीईआरटी में जनरली इस टाइप की बात दी हुई है। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड पूछ लेता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन में ही आता है। एक वेल नोन एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब आप रोड पे जाते हैं, अगर एक स्मूथ रोड है, प्लेन रोड, सीधा हाईवे, तो आपको दूर दिखाई देगा कि पानी इकट्ठा हो रहा है, रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। सन अगर निकला हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन, सनलाइट दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि वहाँ से ना जैसे हिंदी में चुंदा पड़ रहा है। तो क्या होगा? हमें लगता है पानी भरा हुआ है, जब पास जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं होता। क्यों? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। जनरली हम लोग एग्जांपल डेजर्ट का देते हैं। डेजर्ट में जनरली कोई गया तो है नहीं, तो वहाँ कहते हैं कोई पेड़ या पोल वहाँ पे लगा हुआ है और उसकी इन्वर्टेड इमेज वहाँ दिखाई देती है। जैसे पानी के किनारे एक पेड़ खड़ा है नदी किनारे, तो पानी में देखेंगे उसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है, वैसे ही वहाँ पे दिखाई देती है बिकॉज ऑफ TIR। पानी नहीं है वहाँ पे, लेकिन TIR की वजह से। कैसे होता है वो देखो। इसको बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन, मृग तृष्णा बोलते हैं इसको, मृग तृष्णा। आई थिंक ऐसे बनेगा, ठीक है। जैसे रामायण में देखा होगा, सीता को एक हिरण दिखाई दिया सोने का, वो एक्चुअल में नहीं था, वो रावण ने इल्यूजन क्रिएट किया था। वही चीज़ है ये भी। तो सपोज करो ये हमारे पास, यहाँ बनाता हूँ मैं, एक ट्री है इस टाइप से, ठीक है भाई। ये सरफेस है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की लेयर्स, समझ गए? वैसे तो आपको पता है कि एयर डेंसिटी नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होती है, ठीक है। हॉट डेज की बात कर रहा हूँ, गर्मी के दिनों में हॉट डेज।
आपको पता है जब गर्मी के दिन होते हैं बहुत ज़्यादा अर्थ का सरफेस गर्म होता है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है अर्थ क्रस्ट का, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसका मतलब यहाँ पे एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो एयर डेंसिटी इंक्रीजेज अप टू सम हाइट, कुछ हाइट तक एयर डेंसिटी बढ़ेगी गर्मी के दिनों में। एक्चुअल में नीचे से ऊपर जाते डिक्रीज होती है, बट गर्मी की वजह से अर्थ का सरफेस बहुत गर्म हो जाता है और इतना हाई टेम्परेचर होता है कि एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। आपको पता है ना, +1 में बढ़ा तो थर्मल एनर्जी 3/2 kT, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दूर दूर हो जाएंगे वो, और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से अगर मान लो कोई लाइट यहाँ से चलती है तो यूँ चलेगी वो, और जब मान लो यहाँ पहुँचने के बाद उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाए तो वो इधर मुड़ जाती है। बात समझ में आई? और इधर अगर वो मुड़ जाती है तो बैक ले जाऊंगा तो ये ऐसे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री दिखाई देगी। इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री की इन्वर्टेड इमेज मुझे दिखाई देगी बिकॉज ऑफ TIR। बात समझ में आई थिंक आ गई होगी कैसे क्या होता है। ठीक है, अब गर्मी के दिनों में ऐसा होता है, तो सर्दी के दिनों में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है जैसे अंटार्कटिका वगैरह, वहाँ क्या होता है वो देखो। इसको बेटा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इन हॉट समर, जनरली ऐसे नहीं आता है, फिर भी डायग्राम वगैरह पूछ लें, नाम पूछ लें। इन हॉट समर डेज इन डेजर्ट्स वी जनरली सी इल्यूजन ऑफ ए ट्री एज इफ देयर वर वाटर। ठीक है ना, इस तरह से आप लिखोगे बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ TIR। ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहो तो व्हेन सनलाइट कम्स फ्रॉम ट्री देन एट ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस, दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड एंड वी सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ दिस ट्री। इस टाइप से आप लिख सकते हो। इसी टाइप से कोल्ड एज अंटार्कटिका वगैरह, मान लो समुद्र है वहाँ बर्फ़ जमी हुई है, इस टाइप से। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बोट चल रही है इस टाइप से पानी पे ना, एक बोट चल रही है। ठीक है, अब ठंडा है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है तो एयर डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, इसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? सोचो, वहाँ टेम्परेचर हाई था, सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो एयर डेंसिटी कम थी। यहाँ बहुत ठंडा पानी है तो एयर डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ऊपर जाओगे तो कम होगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऊपर जा रहे हैं तो एयर डेंसिटी डिक्रीजेज, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एयर डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो मान लो इस टाइप से एयर की लेयर है और ये वाटर बोल देता हूँ मैं सीधा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, एयर है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से मान लो एक रे गई और वो इस टाइप से मुड़ती है, तो अगर इसको बैक लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा, और ऐसा कुछ आएगा तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी बोट की। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जस्ट समझाने के लिए बताया मैंने, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा एंगल आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तो TIR हो जाएगा, TIR होगा वापस इन्वर्टेड इमेज। ऐसा रियल में होता है। कोई शिप वगैरह जा रही हो अंटार्कटिका वगैरह में तो वहाँ दूर से आप देखोगे तो आपको स्काई में उसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, क्योंकि TIR की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, ओके। तो मिराज फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या होता है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन नंबर 5 हम देखें, ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल पाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है ऑप्टिकल फाइबर है क्या। तो मैं जनरली इसको बोल सकता हूँ, इट इज़ अ डिवाइस
यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस किए बिना ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है, इसलिए ज़्यादा दूर तक ये जा सकता है। ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज, ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है। एंड इज ऑफ साइज 10⁻⁻6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर। जनरली 1 माइक्रोमीटर के साइज का होता है, बहुत पतला होता है। ठीक है। अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज नॉन एज लाइट पाइप। ऑप्टिकल फाइबर का जो बंडल होता है इसको लाइट पाइप बोलते हैं। जनरली ऑप्टिकल फाइबर ग्लास क्वार्ट्ज का बना होता है। किस टाइप से होता है ये ध्यान से देखो, इसकी 2 इमेज बनाएंगे। थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है। ग्लास का बना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं इसका N1। ठीक है। इसके बाहर की साइड एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोटिंग कर देते हैं, बाहर की साइड एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोटिंग की जाती है। ठीक है। इस कोटिंग को बेटा हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। ये जो कोटिंग है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लैडिंग। क्लैडिंग क्यों करते हैं बताऊंगा आपको। ठीक है भाई। क्लैडिंग, इसके अंदर से कोई रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो इस टाइप से TIR होगा और वो बाहर आ जाएगी। समझ में आ गई बात? जर्नल एक्चुअल में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं इसको, इस टाइप से। इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं क्लैडिंग, इसको बोलते हैं बफर कोटिंग। कमर्शियली जो ऑप्टिकल फाइबर आपको मिलती है मार्केट में उसमें 3 लेयर होती हैं इस टाइप से। कैसे बताता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल तो ये था। क्लैडिंग क्या होती है डिस्कस करेंगे। कोर ऑप्टिकल फाइबर ग्लास या क्वार्ट्ज की बनी होती है, उसके ऊपर क्लैडिंग कर देते हैं, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोटिंग, और N2 लेस देन N1। बात समझ में आ गई। इसके ऊपर बफर कोटिंग, बफर कोटिंग प्लास्टिक की कोटिंग होती है जनरली, प्लास्टिक रबड़ कोटिंग, प्लास्टिक रबड़ की कोटिंग होती है टू स्ट्रेंथन द फाइबर। फाइबर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकत जल्दी से ख़राब ना हो, इसके लिए इसके बाहर कोटिंग की जाती है ना, प्रोटेक्टिंग सील्ड बोलते हैं। तो प्रोटेक्टिंग सील्ड का काम करता है ये हमारे पास। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, बेसिक बात समझ में आ गई। ये होता क्या है। अब बात आती है कि क्लैडिंग क्या होती है। क्लैडिंग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्लैडिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोटिंग कर दी जाती है। क्लैडिंग इज ए प्रोसेस in which a coating of material of slightly less refractive index is done. The coating is done on the surface of fiber so that its critical angle increases। जिससे क्या होगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। कैसे, वो देखो। मान लो ये मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, बाहर एयर है। समझने की कोशिश करो, बाहर क्या है? एयर। तो sin C = 1/n, n इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर। ठीक है भाई। तो n अगर ज़्यादा है तो C काफ़ी कम होगा, n अगर ज़्यादा है तो C काफ़ी कम होगा। अब देखो, अगर मैं क्लैडिंग कर देता हूँ, अगर हम क्लैडिंग कर देते हैं तो ये N2, ये N1, N2 स्लाइटली लेस देन N1।
तो साइन सी इक्वल टू 1/n होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तो डिवाइड बाई n2। n2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब n2/n1, पहले सिर्फ n था, n काफ़ी ज़्यादा था, तो 1/n काफ़ी कम हो गया, c कम हो गया। अब n ज़्यादा है, n2 कम है, बट ये रेशियो 1 से तो काफ़ी कम है, 1 से तो काफ़ी कम है, तो c, अरे मेरी बात समझ में आ रही है? पहले ये बहुत ज़्यादा था तो c कम हो गया था, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ है। जैसे ये मान लो 10 है तो 0.1 हो गया, अब ये 10 है तो ये 9 है, तो 0.9 हो गया। तो साइन सी काफ़ी ज़्यादा है, तो c इंक्रीजेज। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? ऊपर वैल्यू आने से c बढ़ गया, तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन ये आता है भाई क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा? तो देखो, क्रिटिकल एंगल अगर बढ़ता है तो रिफ्रैक्शन TIR जो है वो दूर दूर होगा, समझ रहे हो ना? तो क्रिटिकल एंगल अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस कम होंगे। इफ c इंक्रीजेज, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बिकम्स लेस। नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन कम होंगे और नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन कम होंगे तो एनर्जी लॉस मिनिमम होगा। एनर्जी लॉस क्या होगा? मिनिमम। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक कंसेप्ट क्या था कि एनर्जी लॉस मिनिमम होना चाहिए, वो क्रिटिकल एंगल को इंक्रीज करने से होता है, इसलिए हमें क्लैडिंग करनी होती है। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लैडिंग क्यों करते हैं। ओके ठीक है भाई, क्लैडिंग। अब देखो कुछ चीज़ें पढ़ते हैं इसके बारे में ऑप्टिकल फाइबर में। क्या? मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के लिए मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या? मान लो ये डेंसर मीडियम है, अगर एक रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल से जाएगी तो क्या होगा? अलोंग द सरफेस मुड़ेगी R90। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एक रे ऑफ लाइट 90 एंगल से जाती है, तो देखो ये I है, ये नॉर्मल है, तो अगर एक रे ऑफ लाइट 90 से जाती है तो रिफ्रैक्शन का एंगल कितना होगा? रिफ्रैक्शन का एंगल जो होगा वो क्रिटिकल के बराबर होगा। उल्टा, I अगर C है तो R90 है, I अगर 90 तो RC के बराबर है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। कैसे? वो देखो, सपोज करो मेरे पास ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N मान लें जस्ट समझाने के लिए, ये इसकी एक्सिस हो गई। एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई तो ये इसका नॉर्मल हुआ, तो आई कितना हो गया भाई? 90 डिग्री। आई कितना हो गया? 90 डिग्री। रे ऐसे गिरी। मेरी बात समझ में आ रही है? आई अगर 90 हुआ तो यहाँ पे ये एंगल कितना हुआ? क्रिटिकल के बराबर, C। ये थीटा मान लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी जो कंसेप्ट बताया था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो ये क्रिटिकल के बराबर हो जाएगा, और अगर ये क्रिटिकल है तो ये 90 हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, सॉरी डेंसर से रेयर में जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल के बराबर है तो R90 होता है। I 90 है तो R क्रिटिकल के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम ले सकते हैं। तो I 90 लिया, ये मान लिया। क्लियर है? डेंसर से रेयर हम जा रहे हैं। ओके, इतनी बात मुझे समझ में आ गई भाई। अब यहाँ देखो जरा, ये 90, ये C, ठीक है, फॉर TIR के लिए क्या कंडीशन होगी? थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन C। ये थीटा जो है क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ देखो, ये नॉर्मल है, ये C है, ये थीटा है, तो ये 90 है। चलो थीटा कितना होगा? क्या 90 माइनस C? अरे यार ये 90, तो दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तो थीटा 90 माइनस C। थीटा की जगह 90 माइनस C कर दो, C को उधर ले जाओ, तो 90/2 लेस देन C ग्रेटर देन 45 डिग्री।
हाँ या ना, दोनों साइड साइन लगा दो, साइन सी ग्रेटर देन साइन 45, तो साइन सी ग्रेटर देन 1/√2। बोलिए साइन सी, अब साइन सी क्या होता है 1/n, पता है आप लोगों को। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो n लेस देन √2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर देख लो, थीटा जो है वो क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तभी तो रे अंदर आएगी, होना चाहिए 90 माइनस सी, सी लेस देन, यहाँ मैंने चेंज कर दिया, 90 माइनस सी ग्रेटर था तो 90 ग्रेटर देन 2c, तो 90/2 ग्रेटर देन सी, 45 ग्रेटर देन सी, साइन 45 ग्रेटर देन साइन सी। अब ठीक है, साइन 45 1/√2 ग्रेटर देन साइन सी क्या होता है 1/n। अरे फॉर्मूला है ना साइन सी इक्वल टू 1/n, पता है ना क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 ग्रेटर था लेस n, तो ये आ गया n ग्रेटर देन √2, तो n मिनिमम कितना आ गया, अगर ये ज़्यादा है तो मिनिमम इसके बराबर होगा। तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर फॉर TIR कितना होना चाहिए, √2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें हमने कोई कलरिंग वगैरह यूज नहीं की, जस्ट बेसिक बातें की, ठीक है भाई। तो जनरली कोई पूछ ले, एक नंबर में आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाता कई बार, तो ये यूज कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, √2। क्लियर भाई? ओके, अब देखते हैं मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। मिनिमम और मैक्सिमम, या मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस TIR के इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर TIR। देखो ध्यान से, मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर, सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलस्ट्रेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। ये इसका नॉर्मल हो गया, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान ले, बाहर का n2 मान ले, अंदर का ज़्यादा होता है। और ये जो है ये क्लैडिंग के लिए, समझ रहे हो ना, क्लैडिंग की हुई है हमने, ठीक है। अब बाहर का ये 2 है तो θ2 मान लो, यहाँ ये ऐसे जा रहा था, अरे बोलो रेयर से डेंसर, एक काम करो थोड़ा बेंड करते हैं इसको, ऐसे θ2 ये इधर टकराएगा, ये θ1 इसको थीटा मान लेते हैं और ये 90 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वही पहले वाली बात है, ये n2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैंने θ2 मान लिया, बाहर का n1 है θ1 मान लिया, ये थीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। हम निकालना चाहते हैं कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। पहली बात, साइन सी इक्वल टू 1/n, फॉर्मूला होता है कि आपको पता, यूज किया था हमने अभी भी, ठीक है। साइन सी 1/n, ओके। नाउ सिंस ले लिखेंगे दोबारा, अभी यूज किया था कि थीटा फॉर TIR, TIR के लिए थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन θ2, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आ रही है? ये जो थीटा है वो क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तभी तो TIR होगा, ठीक है। थीटा जो है वो क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थीटा जो एंगल है वो क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो थीटा प्लस θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस θ1, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। थीटा कितना आ गया ये, तो इसको मैं क्या लिखूँ, 90 माइनस θ1 ग्रेटर देन सी, हाँ या ना। दोनों साइड साइन लगा दो, साइन 90 माइनस θ1 ग्रेटर देन साइन सी, ये हो जाएगा कोस θ1 ग्रेटर देन साइन सी, अरे हाँ या ना। और कोस θ1 ग्रेटर देन साइन सी क्या होता है, 1/n, तो 1/n1 और n2,
तो ये हो जाएगा cos θ1 ग्रेटर देन n2/n1। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? भाई थीटा क्रिटिकल से ज़्यादा, थीटा की जगह ये आ गया, दोनों साइड साइन ले लिया, ये कॉस हो गया, ये वैल्यू पुट कर दी। साइन सी होता है 1/n, n क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में एयर है तो 1, अदरवाइज ये आ जाएगा। आ गई बात समझ में आई तो नहीं? ठीक है। नाउ बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो यहाँ पे। आउटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n2, तो n2 साइन θ2 इक्वल टू n1 साइन θ1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। n2 साइन θ2 n1 साइन θ1। ओके, मुझे क्या निकालना है? θ2, तो साइन θ2 क्या आ गया भाई? n1/n2 साइन θ1। साइन θ2 इक्वल टू n1/n2 साइन θ1 को 1 माइनस कोस स्क्वायर θ1। अब साइन θ2 n1/n2 1 माइनस कोस θ1 की वैल्यू ये है, लेकिन ये ज़्यादा है। इसका मतलब कोस थीटा जो यहाँ था वो ज़्यादा है, अब जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। ध्यान रखना है इसका, n2/n1²। तो ये जो वैल्यू आई वो कम आई। अब ये वैल्यू कम है, 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादा होने का मतलब ये ज़्यादा, इसका मतलब मैं लिखूँगा ग्रेटर देन लगा के। ठीक है, तो साइन θ2 ग्रेटर देन, इसको अंदर ले जाओ, n1² माइनस n1² अंदर जाएगा, इससे कैंसिल, n2² अंदर जाएगा, इससे कैंसिल 1। क्या बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए, साइन था ना यहाँ पे, साइन θ2। मैं अगर लिखूं तो θ2 ग्रेटर देन साइन इनवर्स n1² माइनस 1। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। θ2 ज़्यादा है तो थीटा मिनिमम क्या आ गया? θ2 मिनिमम, θ2 मिनिमम एटलीस्ट बराबर होगा, तो n1/n2 का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ ऐसे। तो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच TIR टेक प्लेस कितना आ गया? साइन इनवर्स n1/n2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब कोई आपसे पूछा भाई θ2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो अभी हमने पढ़ा था मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैक्सिमम तो ये 90 हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ सकता है, या n1 n2 आपको दे देंगे और पूछेंगे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। कुछ नहीं करना, थीटा जो था उसको क्रिटिकल से ज़्यादा रखो, इसकी टर्म में लिखो, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा सवाल है, जनरली हर अच्छी बुक में वो मिल जाता है। ठीक है, क्या है? मान लो मेरे पास एक यू शेप ट्यूब है इस टाइप से, और इस यू शेप ट्यूब में इस टाइप से ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये ट्यूब इस टाइप से। यहाँ से लाइट अगर एंटर करती है ए सरफेस से, तो बी सरफेस से लाइट निकले। लाइट पूरी कब आएगी? जब उसका TIR होगा। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से ये टकराएगी तो थीटा एंगल, मेरी बात समझ रहे हो, और यहाँ से टकरा के इधर जाएगी। इसको ऐसे ले लो, यहाँ से टकरा के इधर जाएगी, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना। अब ये यहाँ से इधर आने वाली है, जस्ट समझाने के लिए मैंने बनाया। तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, इसका डायमीटर 2r मान लेते हैं, और ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पे, मेरी बात समझ रहे हो, ये जो नॉर्मल है ये यहाँ पे सर्कल आएगा। क्लियर? ओके, तो ये रेडियस क्या मान लें सर्कल की? r। सर्कल की रेडियस क्या मान लेते हैं? r। इतनी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे TIR हो रहा है, तो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर यहाँ पे लाइट टकराएगी सरफेस पे, थीटा क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तभी तो TIR होगा। ठीक है,
ग्लास ट्यूब है या ऑप्टिकल ट्यूब है, क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकल ट्यूब। थीटा ग्रेटर देन थीटा सी हो गया, थीटा थीटा सी से ज़्यादा है, क्लियर। अगर मैं दोनों साइड साइन थीटा लूँ तो साइन सी, यहाँ से अगर साइन थीटा निकालें तो ये थीटा ये 90 बेस, परपेंडिकुलर बटे हाइपो, परपेंडिकुलर कितना, बताओ मेरी बात समझ में आ रही है तो, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर कितना भाई, यहाँ से यहाँ तक हाइपो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक आर है तो ये कितना है 2r, तो r प्लस 2r, और ये कितना है r, तो r अपॉन में r प्लस 2r 1/n। बात समझ में आई या नहीं आई भाई, ये सर्कल है तो ये रेडियस r होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी r है, पर ये कितना है 2r, ठीक है ना, ओके। और मुझे r/r में रिलेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखो r प्लस 2r डिवाइड बाई r रेसिप्रोकल कर दो, n हो जाएगा, r प्लस 2r लेस देन nr, 2r लेस देन, इसको उधर ले जाओ n माइनस 1r, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और r डिवाइड बाई r और 2 अपॉन n माइनस 1, क्या ये रिलेशन आ गया आपके पास। क्वेश्चन क्या था, ऑप्टिकल ट्यूब थी, स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन बताओ, फाइंड रिलेशन बिटवीन r एंड r, रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड रेडियस ऑफ ट्यूब फॉर TIR। तो TIR के लिए कंडीशन ली, साइन लगाया, वैल्यू पुट के आंसर आया, ये चीज़ समझ में आती है। ये हमने कैसे बनाया, इस टाइप से, भाई सर्कल जो था वो ऐसे था, तो ये भी r ये भी r, ये ट्यूब है, समझ रहे हो, तो ट्यूब की थिकनेस कितनी है 2r। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, साइन सी इक्वल टू 1/n, पहले कर चुके हैं हम TIR के ऊपर, ठीक है ना, तो साइन सी 1/n हम लोग कर सकते हैं, सिंपल सिंपल है, ठीक है, हो जाएंगे। अब बात आती है यूजेज, कहाँ कहाँ यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर, वो देखिए। यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, it is used to transmit signals from one place to other, ठीक है। दूसरा, it is used for medical purpose, मेडिकल पर्पज में इसका यूज होता है, जैसे एंडोस्कोपी सुना होगा आपने, पता होगा ना, पेट में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, सीटी स्कैन से, अल्ट्रासाउंड से कुछ पता नहीं चल रहा, तो पतली सी वायर होती है, इसमें कैमरा लगा होता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डाल देते हैं, तो उससे पता लग जाता है, वो अंदर की फोटो वगैरह लेता है, तो मेडिकल पर्पज के लिए इसका काफ़ी यूज होता है, ठीक है। टू सेंड ऑडियो एंड वीडियो मैसेजेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस कम होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका यूज होता है। और मैं लिख सकता हूँ फॉर डेकोरेटिव पर्पज, डेकोरेटिव पर्पज कैसे, हमने देखा होगा दिवाली के टाइम में ना, एक इस टाइप से पोर्ट सा होता है, और उसमें इस टाइप से वायर्स होते हैं, जब प्लग लगाते हैं, प्लग इन करते हैं, तो ये सारे ग्लो करते हैं, लाइट, अंदर जो बल्ब होता है उसकी लाइट जब जाती है तो उसके अंदर से लाइट, ये सारा ग्लो करता है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो डेकोरेटिव पर्पज में ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। तो बेटा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है हमने फुल डिटेल में पढ़ा आज की डेट में, और TIR की एप्लीकेशन 1 by 1 हमने पढ़ी। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, हर छोटी छोटी बात हमने डिस्कस करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।